स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ परिवार में। और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए विशेषकर त्रिभुज चैप्टर 6 त्रिभुज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं 9th क्लास में, जहां पर आपने चैप्टर 7 त्रिभुज पढ़ा था और उस त्रिभुज वाले चैप्टर में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में। ठीक है, ये क्लास सीधा आपके पास ऑफलाइन से ऑनलाइन आने वाली है। अभी ऑफलाइन क्लास के बच्चे सभी यहीं बैठे हैं और उन्हें मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं चैप्टर 6 त्रिभुज, और उसी क्लास का रिकॉर्डेड क्लिप आपके पास आने वाला है आज। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में आज चर्चा करने वाला हूं मैं समरूपता के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा छोटा छोटा सर्वांग समता के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। तो देखिए, आपने चैप्टर 7 जो था आपका 9th क्लास में, वहां पर आपने सर्वांग समता के बारे में पढ़ा था। और आज आपको समरूपता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ठीक है, देखिए सर्वांग समता किसे कहते हैं? तो सर्वांग समता जो शब्द है ना, उसी के अंदर उसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि सर्वांग समता मतलब सर्वांग मतलब सर्व प्लस अंग प्लस समान, मतलब ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान हो वे सर्वांग सम कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है, और सर्वांग, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार का मतलब होता है शेप। क्या होता है? इंग्लिश में हम कहेंगे शेप। और आमाप, आकार और आमाप का मतलब होता है साइज। क्या होता है? ऐसी आकृतियां जिनके आकार और आमाप दोनों समान हो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सम आकृतियां कहलाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने दो वृत्त बनाए, 3 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त बनाए। ये एक 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त है और ये भी 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त है। कितने सेंटीमीटर वाला वृत्त है? ठीक है, ये आपके सर्वांग सम वृत्त होंगे क्योंकि दोनों 3-3 सेंटीमीटर वाले वृत्त है। क्या है? ठीक है, अगर कोई फीमेल जो है अपने इस हाथ की चूड़ी और इस हाथ की चूड़ी, दोनों हाथ में उसके चूड़ियां जो है वो सेम आएगी ना, उन दोनों चूड़ियों को अगर एक दूसरे के ऊपर रखेगी तो फिट होगी कि नहीं होगी? वो है सर्वांग सम। दोनों चूड़ियां क्या है? सर्वांग सम, अर्थात दो सब कुछ समान, बिल्कुल पूरी के पूरी आकृति समान। अगर एक के ऊपर दूसरी को डालेंगे तो वो उसको शेप को पूरा करेगी। ठीक है, जैसे हमारे हाथों की हथेलियां, दोनों हाथों की हथेलियां बिल्कुल सेम है ना, एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रही है ना, ये आपकी सर्वांग सम आकृति है। क्या है? लेकिन समरूपता क्या है? अब हम बात करते हैं कि समरूपता या समरूप क्या है। तो देखिए, समरूपता या समरूप आकृतियां ऐसी आकृतियां जो आकार में तो समान हो, आकार में क्या हो? समान हो, मतलब उनका शेप जो है वो समान हो, लेकिन आमाप समान हो। आमाप जो है वो समान होना जरूरी नहीं है, मतलब साइज जो है वो समान होना जरूरी नहीं है। और आमाप को इंग्लिश में हम साइज बोलते हैं। और अगर और सरल भाषा में मैं आपको आमाप बताऊं तो उसे हम माप भी बोल सकते हैं, विस्तार भी बोल सकते हैं और परिमाप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? परिमाप भी बोल सकते हैं। अर्थात समरूप आकृतियां किसे कहते हैं? तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार शेप तो समान हो, किंतु आमाप विस्तार परिमाप या माप अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। और इन आकृतियों का यह जो प्रगुण है ना, मतलब इन आकृतियों का जो ये गुण है, ये विशेषता है, ये प्रगुण है, ये समरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूपता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे या 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 4 या 5 मार्क्स का पूरा चैप्टर है। बिल्कुल इजी है, सिलेक्टेड थ्योरिकल क्वेश्चन है कि समरूपता का क्या अर्थ है। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए, आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम कथन, पाइथागोरस प्रमेय, समरूप त्रिभुजों के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होते हैं, समरूपता का क्या अर्थ है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, एस भुजाकोण भुजा समरूपता क्या है, भुजाकोण भुजा समरूपता क्या है, सब फिक्स क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है। अगर इन क्वेश्चन की अवधारणा आपको क्लियर है तो आप इनको आसानी से लिख कर आएंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन आपको समझ में आया ना, सर्वांग समता और समरूपता क्या है। अब पहला ही क्वेश्चन में आपको लिखवाना चाहूंगा कि समरूपता का क्या अर्थ है। इस चैप्टर से क्या लिखवाना चाहूंगा? समरूपता का क्या अर्थ है। तो उसका आप लिखोगे समरूपता का क्या अर्थ है, तो उसमें आप लिखो सबसे पहले समरूपता का क्या अर्थ है। तो लिखना स्टार्ट करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऑनलाइन वाले है ना, ये अभी मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूं समरूपता की, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ले लिया। देखिए, समरूपता की डेफिनेशन हम लिखेंगे,
समरूपता की डेफिनेशन हम सब लिखेंगे कि समरूपता किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो, ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु आमाप, और आमाप को हम ब्रैकेट में लिखेंगे माप, विस्तार, परिमाप समान होना आवश्यक नहीं हो। ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। समरूप, देखो समरूप मतलब समान रूप वाली आकृति है ना, समरूप यानी समान रूप वाली आकृतियां जिनके केवल आकार समान हो और आमाप समान नहीं भी होगा तो भी चलेगा, ऐसी आकृतियां समरूप कहलाती है। और समरूप आकृतियों का यह गुणधर्म, समरूप आकृतियों का यह गुणधर्म, समरूप आकृतियों का यह गुणधर्म समरूपता कहलाता है। समरूपता कहलाता है। समरूपता की परिभाषा मैंने आपको लिखवाई है कि ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु आमाप अर्थात माप, विस्तार या परिमाप समान होना आवश्यक नहीं हो, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती है। और इन आकृतियों का ये जो गुणधर्म है ये समरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। उतार लिया आप सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन क्लास के बच्चे, और वो चाहे तो लिख भी सकते हैं। कॉपी और पेन जो है वो आप अपने साथ में लेकर बैठे, बिल्कुल आपको ऐसी ही फीलिंग आ रही कि आप शायद ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए निर्भरता आपके ऊपर है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जल्दी से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और आप चाहे पेन और कॉपी लेकर अगर बैठे हो तो आप लिख भी सकते हैं। ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु आमाप, माप, विस्तार, परिमाप समान होना आवश्यक नहीं है, ऐसी आकृतियां समरूप आकृतियां समरूप कहलाती है। और समरूप आकृतियों का यह गुणधर्म समरूपता कहलाता है, ठीक है। अब इसे रफ कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो आकृतियों के समरूप होने की क्या शर्तें होती है, कि कोई भी दो आकृतियां समरूप कब होगी, या बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको? देखिए अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने समरूपता की बात कर ली, लेकिन हम जब कोई दो आकृतियां देखेंगे तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो दोनों आकृतियां समरूप हैं? तो उसके लिए हमारे पास दो नियम है। क्या है? दो नियम है। प्रश्न इस प्रकार से वो आपको पूछेगा कि बहुभुजों के लिए, बहुभुजों मतलब जिनकी एक से अधिक भुजा हो, क्या हो? एक से अधिक भुजा हो। बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। बहुभुज किसे कहते हैं ये पता है ना? जिसकी एक से अधिक भुजा हो। जैसे मान लो मैंने एक चतुर्भुज बना दिया। क्या बना दिया? चतुर्भुज। ये चतुर्भुज भी आपका एक क्या है? बहुभुज है। मान लो मैंने एक वर्ग बना दिया। क्या बना दिया? वर्ग। वो भी आपका एक क्या है? बहुभुज है। आयत बना दिया, वो भी आपका क्या है? बहुभुज है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने चाहे त्रिभुज भी बना दिया। क्या बना दिया? त्रिभुज। त्रिभुज भी आपका बहुभुज है क्योंकि उसमें एक से अधिक भुजा है, ठीक है। तो यहां पर हम बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध देखेंगे कि समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होने चाहिए। तो देखो हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे कि बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्नलिखित है। पहला प्रतिबंध कि बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती होती है
ठीक है। और दूसरा नियम है कि बहुभुजों के संगत कोण, बहुभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, बराबर होते हैं। ठीक है, ये दो नियम हैं आपके बहुभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध में। ये दो नियम हैं कि बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और बहुभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। थोड़ा सा समझे, ठीक है। देखिए मान लो जैसे मैंने यहां पर दो वर्ग बनाए, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है, ठीक है। एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। ये वर्ग आपका ABCD मैंने नाम दिया और एक वर्ग का मैंने आपका नाम दिया PQRS। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों वर्ग में ये दोनों बहुभुज है, क्या है ये, और वह है वर्ग लेकिन है बहुभुज क्योंकि इनमें एक से अधिक भुजाएं, क्या है, एक से अधिक भुजाएं, ठीक है। दृष्टि रेखा जो है वो आपकी बिल्कुल बोर्ड पर होनी चाहिए ना। यहां पर देखो, एक संगत भुजा किसे कहते हैं और संगत कोण किसे कहते हैं, पहले इस पर बात करते हैं, ठीक है। हमने नियम तो लिख लिए कि बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और बहुभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो इधर संगत कोण का अर्थ होता है कि इस वर्ग में जैसा कोण जिस स्थिति में आप जहां पर देख रहे हो वैसा वैसा कोण उस स्थिति में आप वहां पर देखें। आप इस सिरे पर देख रहे हो ना, एंगल ए है ना, तो इस एंगल ए का संगत कोण उस सिरे पर कौन सा दिखाई देगा, P। मतलब मैं आपसे कहूं कि एंगल ए का दोनों आकृतियों में एंगल ए का संगत कोण क्या है, P, और एंगल P का संगत कोण क्या है, A, ठीक है। उसी प्रकार एंगल B का संगत कोण क्या है, Q। उसी प्रकार एंगल C का संगत कोण क्या है, R, और उसी प्रकार एंगल D का संगत कोण क्या है, S। आई बात समझ में आप लोगों के, ठीक है। और संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। जैसी भुजा आप जिस परिस्थिति में जिस स्थिति में जिस सिरे पर यहां पर देख रहे हैं वैसी की वैसी भुजा आपको उस परिस्थिति में उस सिरे पर देखनी है। यहां पर अगर आप AB दिख रहे हैं तो उधर कौन सी देखेंगे, PQ। मतलब जो ये AB है आपकी, ये PQ है, ये AB की संगत भुजा कौन होगी, PQ। उसी प्रकार BC की संगत भुजा कौन सी होगी, QR। उसी प्रकार DC की संगत भुजा कौन सी होगी, SR। उसी प्रकार AD की संगत भुजा कौन सी होगी, PS। आई बात समझ में। उस बात करते हैं आपकी इस नियम लगाते हैं बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो नियम नंबर 1 से मतलब ये होगा कि समानुपाती मतलब बटा बटी, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो AB के बटे में कौन जाएगा, PQ। AB बटा PQ बराबर, क्योंकि समानुपाती होती मतलब सब बराबर अनुपात आएगा सबका, AB बटा PQ और BC बटा QR, BC बटा QR, फिर बराबर, फिर DC बटा S, है ना, फिर AD बटा PS, RS ऐसे क्यों लिख दिया, और सॉरी DC बटा RS या SR, ठीक है। उसी प्रकार AD बटा PS। ये है आपका पहला नियम, इस प्रकार से कि बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब इस नियम का आपने गणितीय रूप देखें, मान लो ये जो प्रत्येक इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है ना वो 6 सेंटीमीटर, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये नियम लागू होता है कि नहीं होता है। तो AB बटा PQ, AB बटा PQ, जस्ट मिनट, AB बटा PQ, ठीक है। देखिए अब AB का मान क्या है आपके पास 6, हाँ, और PQ का मान क्या है आपके पास 3 सेंटीमीटर बराबर। फिर आपके पास BC का मान क्या है 6, और फिर आपके पास QR का मान क्या है 3, और फिर DC का मान क्या है आपके पास 6, और ये भी 3, ठीक है। और AD का मान 6 और PS का मान 3। तो 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। देखिए सब बराबर आई कि नहीं आई, ये सब बराबर आई है, मतलब ये सब समान अनुपात में, किस अनुपात में, मतलब बहुभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक हैं। उसी प्रकार बहुभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर हम ये बात करें तो आपस में कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये है कि इस वर्ग के प्रत्येक कोण बराबर होंगे, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है,
वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इस वर्ग का अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इस वर्ग का प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। ठीक है, इसका मतलब ये जो ए है, ये जो ए है ये भी 90 डिग्री है, और ये जो बी है ये भी 90 डिग्री है, और ये जो सी है ये भी 90 डिग्री है, और ये जो डी है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 19 डिग्री, और ये भी 19 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए का संगत कोण एंगल पी बराबर है कि नहीं है? इस नियम के अनुसार ये होना चाहिए कि आपका जो ये एंगल ए है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हो, फिर इधर एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर हो, और एंगल डी जो है वो एंगल एस के बराबर। उसी यहाँ पर अगर ये एंगल ए 90 डिग्री का, पी 90 डिग्री का है कि नहीं है ना? तो मतलब एंगल ए ऐसे लिखेंगे, एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 19 डिग्री। फिर उसी प्रकार एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर है कि नहीं है? तो एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 19 डिग्री। ठीक है ना? और उसी प्रकार एंगल सी, तो एंगल सी बराबर एंगल आर, क्योंकि एंगल सी का संगत कोण क्या है? आर, 19 डिग्री। ठीक है, फिर बात करते हैं एस और डी की। एंगल डी के बराबर एस है कि नहीं है? एंगल डी बराबर एंगल एस बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब संगत कोण भी आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? अगर संगत कोण भी आपस में बराबर है और संगत भुजाएं भी समानुपाती है, तो ये दोनों वर्ग समरूप हैं कि नहीं है? बिल्कुल समरूप है। ठीक है ना? तो आपको समझ में आया होगा कि किसी भी बहुभुज के लिए समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध क्या है, और उन आवश्यक प्रतिबंधों को हम किस प्रकार से देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, अर्थात जो भी संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात जो है प्रत्येक भुजा के अनुपात के बराबर आएगा। पहले नियम से जैसे एबी की संगत भुजा पी क्यू थी, तो एबी बटा पी क्यू, बीसी बटा क्यू आर, डीसी बटा आर एस और एडी बटा पी एस, इन सभी का मान जो है वो बराबर होना चाहिए। तो 2 बराबर 2 बराबर 2 मान मैंने आपको निकालकर बताया। बहुभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो संगत कोण मतलब 90 डिग्री। प्रत्येक कोण, वर्ग का प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है ना? वर्ग का प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री का होता है, तो इसका मतलब है कि इसके जो संगत कोण है इसके संगत कोण के बराबर ही होंगे। तो संगत कोण आपस में किस प्रकार से बराबर होते हैं ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम बात करेंगे सीधा 6.1 पर। किस पर चलेंगे? 6.1। निकालिए 6.1। अब देखिए हम बात करते हैं 6.1 पर। 6.1 में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का कारण सहित मैं आपको आंसर समझाता हूं। ठीक है, देखिए उसमें लिखा है सभी व्रत होते हैं ना, सभी व्रत खाली रिक्त स्थान होते हैं, और 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो सर्वांग सम और एक समरूप होते हैं। ठीक है, इधर देखिए एक वही ऑब्जेक्टिव में यहां पर लिख रहा हूं कि सभी व्रत होते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है सर्वांग सम और समरूप। ये इस प्रकार से 6.1 में आपकी प्रश्नावली 6.1 में है। तो देखिए सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया वे सभी व्रत जिनकी त्रिज्या समान है, वे सभी व्रत जिनकी त्रिज्या समान है, मतलब आकार और आमाप दोनों समान हो, वो सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेकिन क्या यह जरूरी है कि सभी व्रतों की आकार और आमाप अर्थात त्रिज्याएं समान हो, ये जरूरी है क्या? ठीक है ना? केवल वे व्रत जिनके आकार और आमाप दोनों समान हो। आकार तो सभी व्रत के समान ही होते हैं, सभी व्रताकार ही होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये 3 सेंटीमीटर का व्रत बनाया, फिर मैंने 3 सेंटीमीटर का व्रत बनाया, लेकिन अब मैं 1 सेंटीमीटर का व्रत बना रहा हूं, फिर मैं 2 सेंटीमीटर का व्रत बना रहा हूं, फिर मैंने 1.5 सेंटीमीटर का व्रत बनाया। तो देखिए व्रत बनने में तो सब एक जैसे ही है, व्रताकार क्या है। लेकिन मैं कहूं कि इन दोनों व्रतों में और ये व्रत, ये सब इन व्रतों में कौन सा जोड़ा जो है वो सर्वांग सम है और कौन सा जोड़ा जो है समरूप है। तो सर्वांग सम जोड़ा सिर्फ वो हो सकता है जिनकी त्रिज्याएं समान हो, अर्थात जिनका आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो। सर्वांग सम मतलब जो पूरा एक हाथ की चूड़ी दूसरे हाथ की चूड़ी के सर्वांग सम होती है। क्या होती है? क्योंकि वो पूरी की पूरी उस पर फिट हो जाती है, क्योंकि उसके दोनों चूड़ियों के आकार जो है, शेप जो है वो समान है और आमाप भी समान है। लेकिन किसी दूसरी महिला की चूड़ी और किसी अन्य महिला की चूड़ी, अगर उनके हाथों में थोड़ा सा डिफरेंस है, साइज में, हाथों की साइज में डिफरेंस है, तो चूड़ी का शेप जो है वो तो एक जैसा ही ना।
अगर किसी एक दो महिलाएं हैं, एक महिला जो है थोड़ी साइज में हेवी है और एक महिला जो है थोड़ी लाइट वेट है, एक महिला के हाथ पतले हैं और एक महिला के हाथ थोड़े मोटे हैं, ठीक है। तो पतले हाथ वाली महिला के हाथ में एक पतली मतलब कम साइज की चूड़ी आएगी और मोटे हाथ वाली महिला के हाथ में थोड़ी अधिक साइज की चूड़ी आएगी, ठीक है ना। तो दोनों की साइज जो मतलब दोनों का आकार जो है ना, शेप जो है वो तो सेम ही है, दोनों के हाथों में गोल चूड़ियां आएगी ना, वृत्ताकार चूड़ी आएगी ना, लेकिन अमाप बदल जाएगा, साइज बदल जाएगी। अगर आप जो महिला हेवी है जिसका हाथ मोटा है उसकी चूड़ी लेकर अगर आप जो पतली महिला है जिसके हाथ थोड़ा पतला है उसके हाथ में डालोगे तो वो ढीली रहेगी कि नहीं रहेगी, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो वो आकृतियां सर्वांग सम नहीं है जिन आकृतियों के आमाप अलग अलग हो, क्या हो, आमाप अलग अलग हो, ठीक है। ये दोनों आकृतियां, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों वो चूड़ियां हैं, एक ही हाथ की दोनों चूड़ियां हैं, और अगर आप इस चूड़ी को उठाओगे और इस चूड़ी पर रखोगे तो ये पूरी की पूरी इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो चूड़ी है, ये जो व्रत है ये 1 सेंटीमीटर है, ये जो व्रत है 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये उस महिला की है जिसके हाथ में बड़ी चूड़ी आती है और ये चूड़ी उस महिला की है जिसके हाथ में छोटी चूड़ी आती है। ये दोनों जो है अलग अलग आकार सेम है लेकिन अलग अलग आमाप की है, अलग अलग आमाप की है, इनका साइज अलग अलग है, ठीक है। तो सभी व्रत जो है वो सर्वांग सम नहीं होते हैं, क्योंकि सर्वांग सम सिर्फ वे व्रत हो सकते हैं जिनके सभी आकार और आमाप दोनों समान हो, इसलिए सभी व्रत जो है समरूप होते हैं। क्योंकि समरूप के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, समरूप की परिभाषा क्या लिखी है मैंने कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, क्या हो, आकार समान हो, किंतु आमाप समान होना और जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो वे आकृतियां समरूप होती, क्या होती है। इसलिए हम ये यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं, हम यहाँ पर कहेंगे कि सभी व्रत समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब कभी भूलोगे तो नहीं ना, अभी आपको टिक लगा देता कि इसमें समरूप आएगा तो आप याद भी कर लेते, लेकिन आप कभी किसी को ये समझा नहीं पाते कि ये समरूप क्यों होती है, ठीक है। मैंने आपको उसका कारण बताया है कि सभी व्रत समरूप क्यों होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रश्न वाली का, सभी वर्ग, ठीक है, यही डेफिनेशन है उसकी भी कि सभी वर्ग होते हैं, दोनों ऑप्शन में वही है। देखिए सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं और वही दिया गया है सर्वांग सम और समरूप, यहां पर भी वही नियम है। जैसे मान लो सर्वांग सम वर्ग तो केवल वो होंगे जिनकी भुजाएं सेम है, अगर कोई एक वर्ग 4 सेंटीमीटर का है दूसरा वर्ग भी 4 सेंटीमीटर का हो तो ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग बना दिया, क्या बना दिया, 2 सेंटीमीटर वाला वर्ग बना दिया, तो ये क्या सर्वांग सम है, क्या इनके सभी अंग समान है, नहीं है ना, क्योंकि इसकी तो जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है, इसलिए सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि भुजाओं सर्वांग सम के लिए आकार और आमाप दोनों समान होना जरूरी है, लेकिन समरूप के लिए केवल आकार समान होना जरूरी है, आमाप समान ना हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा, समरूप आएगा, क्या आएगा, अंडरस्टैंड। अब देखिए अगला क्या है, हाँ सभी त्रिभुज समरूप होते हैं और ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है समद्विबाहु और समबाहु, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्टिव है थर्ड वाला कि सभी त्रिभुज, सभी खालिस्तान होगा ना, त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि समद्विबाहु और समबाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु और देखो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, क्या हो, दो भुजाएं समान हो, तीसरी भुजा समान हो। लेकिन समबाहु का अर्थ होता है कि जिसकी तीनों भुजाएं भी बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, ठीक है। तो देखिए समबाहु जो है ना वो हमारी समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध को फॉलो नहीं करेगा, जरूरी नहीं है कि समद्विबाहु त्रिभुज की जो संगत भुजा है वो समान अनुपात में हो और संगत कोण आपस में बराबर हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। लेकिन समबाहु में फिक्स है, समबाहु के संगत कोण फिक्स है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसलिए प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर रहेंगे। मैं यहाँ साइज अलग हो सकती है, मैं यहाँ पर ये मान लो ये मैंने 3 सेंटीमीटर वाला 3 सेंटीमीटर भुजा ले ली और एक मैंने इधर बनाया फिर 1.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर वाला PQR। अब इस त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज समबाहु है, क्या है, समबाहु है।
समबाहु है मतलब इसका जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री के, मतलब इनके संगत कोण आपस में बराबर हैं कि नहीं है, संगत कोण आपस में अगर बराबर होंगे तो भुजाएं अपने आप समानुपाती हो जाएगी, भुजाएं अपने आप समानुपाती। लेकिन इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये भुजा की माप, दो भुजा की माप अलग है लेकिन तीसरी की कुछ भी हो सकती है, दो कोण जो है वो सेम होंगे लेकिन एक कोण कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं त्रिभुज समरूप समद्विबाहु समबाहु, मतलब सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है वो समरूपता की आवश्यक प्रतिबंध ही दिया गया है, देखिए उसमें लिखा, हाँ जस्ट मिनट, एक मिनट, उसमें ऑब्जेक्टिव है आपका फोर्थ वाला कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर हो। मैंने अभी आपको बताया कि बहुभुजों के कोई भी बहुभुज समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपातिक हो, समानुपाती हो। आगे बात समझ में नहीं आए? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए ना आप लोगों के, ये आपके 6.1 के चारों ऑब्जेक्टिव क्लियर। अब निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है। समरूप आकृतियों का उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उसका भी उदाहरण देना है, ठीक है। तो देखो पहले मैं आपको समरूप आकृतियों का उदाहरण देता हूं। समरूप आकृतियां मतलब देखो, जब भी समरूप आकृतियों की जो बात होगी ना तो वो या तो त्रिभुज में ही बात होगी, किस में बात होगी, त्रिभुज में ही बात होगी, वर्ग में ही बात होगी, ठीक है। और इधर समांतर चतुर्भुज में बात होगी, वृत्त में ही बात होगी। कभी भी ये त्रिभुज वृत्त के साथ नहीं हो सकता, वर्ग समांतर चतुर्भुज के साथ नहीं हो सकता, या त्रिभुज वृत्त के साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, है ना। समरूप आकृतियां सिर्फ और सिर्फ समान बहुभुजों वाली आकृतियों में ही बात होगी, ठीक है। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के साथ ही बात करनी होगी, ठीक है। तो अगर समरूप आकृतियों के हम उदाहरण की बात करें तो समरूप आकृतियों के अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए हम बना लेंगे दो समबाहु त्रिभुज बना देंगे। क्या बना देंगे? दो समबाहु त्रिभुज ABC, और इधर बना देंगे PQR, ठीक है, ये PQR है ना। और इधर ये हमने लिख दी यहाँ पर कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। सब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 समान होती है, और यहाँ पर एक लिख दी हमने 4 सेंटीमीटर। क्या लिख दी? और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये तो समरूप आकृतियों का उदाहरण हो गया आपका, ठीक है। और दो वृत्त बना दो, एक तो वृत्त आप बना दो चाहो तो, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना दो, और एक आप वृत्त बना दो, ये बड़ा बन गया है ना, इसको 1.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त मान लेते हैं। एक बना दो आप 1.5 सेंटीमीटर वाला वृत्त, और एक बना दो आप 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त। आगे बात समझ में नहीं आई? ये दोनों समरूप आकृतियां क्या है? आगे बात समझ में नहीं आई? ये तो समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए। आपको भी इसी प्रकार से समरूप आकृतियों के 2 उदाहरण देने, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं कि 2 ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक में तो वृत्त ही रख लो, एक में त्रिभुज रख लो, लेकिन त्रिभुज के साथ वृत्त बता दो। त्रिभुज के साथ क्या बता दो? वृत्त बता दो। कभी भी एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो इनके आकार समान है और ना आमाप समान है। यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज अलग साइज का है, अलग आकार का है, अलग आमाप का है, और वृत्त अलग आकार का है, अलग आमाप का है। तो ये दोनों आकृतियां जो है समरूप नहीं है। एक नीचे वृत्त है ना, यहाँ पर आप वर्ग बना दो और इसे 4 सेंटीमीटर नाम दे दो। ये ABCD आपका वृत्त है, वर्ग है। अब यहाँ देखिए एक वर्ग है और एक वृत्त है। एक वर्ग और एक वृत्त कभी भी समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के आकार आमाप सब अलग है, दोनों अलग अलग आकृतियां। जब भी समरूपता की हम बात करेंगे, जब भी हम समरूपता की बात करेंगे समान आकृतियों में करेंगे। किस में करेंगे? समान आकृतियों में करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ठीक है। देखिए उसकी जो एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थर्ड सवाल है 6.1 का। स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सामने स्पष्ट दिख रहा है। देखिए भुजाएं जो है वो दी गई है, लेकिन चतुर्भुज में ये जो डायग्राम पहला है वो अलग दिख रहा है और डायग्राम जो दूसरा है वो अलग दिख रहा है ना। ये आकृतियां समरूप नहीं होगी, क्योंकि इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो तो हम कह सकते हैं कि संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं, लेकिन इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों आकृतियां क्या हैं?
समरूप नहीं है। ठीक है, उस पर हम एक सीधी सी एक लाइन लिख देंगे कि उत्तर में एक लाइन लिखेंगे कि दोनों आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि आकृतियों के संगत कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई? केवल डायग्राम जो है उसे देखकर ही पता चल रहा है सामने से। दोनों में आकृतियां चतुर्भुज भले ही हैं, जो आपको भुजाएं दे रखी है उसे हम अगर देखेंगे तो वो भी है समानुपात में है, लेकिन जो डायग्राम जो है ना वो डायग्राम अलग अलग है, क्योंकि एक जो दे रखा है वो समलम चतुर्भुज जैसा लग रहा है। किस जैसा लग रहा है? समलम चतुर्भुज जैसा लग रहा है। और एक किसके जैसा लग रहा है? वर्ग जैसा लग रहा है। तो समलम चतुर्भुज और वर्ग के कोण कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, इसलिए जो है ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इनके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई? ये आपका 6.1 कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी 6.1 इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको आज डेफिनेशंस लिखवाई कि समरूपता क्या है, बहुभुजों के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ये सब आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम कथन, थेल्स प्रमेय का कथन, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सीधा सट और 6.4 और कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छे से पढ़ें, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। एग्जाम सर पर है, अर्धवार्षिक एग्जाम जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है और वार्षिक एग्जाम भी देखते ही देखते इस ठंड में आप बिस्तर में रहेंगे और आ जाएगी। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।